क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आगरा डिवीजन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक मालगाड़ी दिल्ली से आगरा जा रही थी। इसी दौरान बल्लभगढ़ स्टेशन से निकली मालगाड़ी के सामने एक छोटे बच्चे को उसके बड़े भाई ने पटरी पर फेंक दिया। दोनों बच्चों में झगड़ा हो रहा था और दोनों झगड़ते हुए पटरी के पास आ गए। ट्रेन को आता देख बड़े भाई ने बच्चे को पटरी पर धक्का दे दिया। मालगाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। लोको पायलट नानक सिंह ने जैसे ही बच्चे को पटरी पर देखा, उसने ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब तक बच्चा इंजन के नीचे आ चुका था। लेकिन इस हादसे में बच्चे को खरोच तक नहीं आई। इस बीच दोनों बच्चों की मां भी मौके पर पहुंच गई। छोटे बच्चे को मां के हवाले कर दिया गया और फेंकने वाले बच्चे को लोकल पुलिस अपने साथ ले गई। मामला 21 सितंबर दिन में करीब 2 बजे का है। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला हैं। उनके पास चलते हैं। रवीश, जिस बच्चे को पटरी पे फेंका गया वो तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जिसने ये वारदात की या जिस भाई ने ये हरकत की वो भी, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल शारिक, ये दोनों ही भाई जो है वो पटरी के किनारे खेल रहे थे और ये जो मालगाड़ी है ये बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ी थी और इसकी जो रफ्तार थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। और दूर से लोको पायलट ने ये देख लिया था कि 2 बच्चे पटरी के आसपास में झगड़ा कर रहे हैं। हॉर्न देने के बाद में भी, सीटी बजाने के बावजूद जो है वो जो बड़ा भाई था उसने शरारत के वश जो है वो छोटे भाई को पटरी के पास में रख दिया। जब तक जो है वो लोको पायलट देखकर और ब्रेक मारते, तब तक जो है वो छोटा बच्चा इंजन के नीचे आ चुका था। तुरंत जो है वो मालगाड़ी को रोका गया और जो लोको पायलट हैं दोनों, उनका नाम है दीवान सिंह और अतुल आनंद। तो अतुल आनंद ने तुरंत उस जो है जो बड़ा लड़का था, जो बड़ा भाई था, उसका तुरंत हाथ पकड़ा उन्होंने और उससे पूछा और तुरंत जो है वो जो दूसरे लोको पायलट थे उन्होंने तुरंत इंजन के नीचे देखा तो उनको ये जानकर बहुत बड़ी राहत मिली कि बच्चा सकुशल है और वो बचा हुआ है। बिल्कुल एक तरीके से आप मान सकते हैं कि मिरेकल था ये, क्योंकि बच्चा बिल्कुल इंजन के नीचे आ गया था। तो तुरंत जो है वो छोटे बच्चे को निकाला गया वहां से और छोटा बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ है। तुरंत जीआरपी को खबर दी गई, पुलिस वहां थोड़ी देर के बाद में आई और उस छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र 2 या 2.5 साल है, उसको तुरंत उसकी मां के हवाले किया गया। और बड़े बच्चे से पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर उसने ये शरारत क्यों की कि अपने छोटे भाई को पटरी के बीच में रख देने की। तो हालांकि उसके बाद में वो भी काफी रो रहा था कि उसको मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर पुलिस ने उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन राहत की बात ये रही कि छोटे बच्चे की जो है वो जान एक लोको पायलट ने चूंकि दूर से देख लिया था, अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाह होते तो शायद इस बच्चे की जान जा सकती थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से जो छोटा बच्चा था उसकी जान बच गई। शारिक, रवीश, क्या ये परिवार बिल्कुल पास ही रहता था? बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, ये जो परिवार था ये बल्लभगढ़ के आउटर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पटरी के पास में रहता था और ये दोनों बच्चे वहीं खेल रहे थे पटरी के पास में। शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहत की बात यह है कि अब बच्चा सुरक्षित है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के लिए गुरिल्ला रणनीति अपनाने का फैसला किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में यह दावा किया है। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी और दंगों के लिए जिम्मेदार सदस्यों का खुलासा करने की धमकी दी थी। नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद भड़के दंगों में इस साल फरवरी में 53 लोगों की जान चली गई। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, इस चार्जशीट में और क्या क्या है? इसके अलावा एक और सवाल है कि क्या कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर उसकी निष्पक्षता को लेकर, क्या उन सवालों के भी जवाब मिले हैं? देखिए शारिक, जो दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उस दंगे में दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें 250 करीब पेज हैं जो इस चार्जशीट के ऑपरेटिव पार्ट हैं। चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि दिल्ली दंगे बहुत ही प्लानिंग से हुए थे। जो नागरिकता संशोधन बिल था उसके विरोध की आड़ में लोगों ने दंगों को प्लान किया और अलग अलग 12 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। 12 व्हाट्सएप ग्रुप में से एक जो ग्रुप था
दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप। इस ग्रुप में काफी सारे लोग जुड़े हुए थे, जिसमें उमर खालिद, सफुरा जरगर, योगेंद्र यादव, राहुल राय, कई सारे लोगों के नाम है इसमें। तो ये लोग जुड़े हुए थे और उनका पुलिस का ये आरोप है कि इस ग्रुप के जरिए दंगों की साजिश रची गई। केवल यही ग्रुप नहीं, बल्कि बाकी जो ग्रुप थे उनके जरिए दंगों की साजिश रची गई। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के ठीक पहले, यानी कि 24 फरवरी को जब वो दिल्ली आए थे, उसके पहले 25 जगहों पर एक साथ चक्का जाम किया गया और उन जगहों को चुना गया जहां पर मिक्स पॉपुलेशन होती है, यानी कि मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा रहते हैं। जब रोड ब्लॉक किए गए तो लोगों में गुस्सा भड़का और उसके बाद ये दंगे हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में हजारों पन्नों की व्हाट्सएप चैट को लगाया हुआ है, यानी कि उस चैट को रिट्रीव किया है। पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों ने व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने फॉरेंसिक जांच की मदद से उस चैट को रिट्रीव किया। उस चैट में बहुत सारी बातें हो रही हैं, खासतौर से हिंसा को लेकर बात हो रही है, प्लानिंग को लेकर बात हो रही है, कहाँ कहाँ धरने होने हैं, कहाँ कहाँ चक्का जाम होना है, इसको लेकर बात हो रही है। पुलिस का ये भी दावा है कि 300 महिलाओं को जहांगीरपुरी से 23 फरवरी की रात में जाफराबाद लाया गया और उन महिलाओं को बसों में भरकर लाया गया और बाद में उन्हीं महिलाओं ने 24 फरवरी को हिंसा की शुरुआत की। तो दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हिंसा के बाद तमाम ग्रुप की जो व्हाट्सएप चैट थी उसको डिलीट कर दिया गया और ये कहा गया कि अब यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। और 24 फरवरी को ही अचानक जब व्हाट्सएप ग्रुप पर अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स ने जो साजिश करता थे, जो कॉन्स्पिरेटर थे, उनकी इस कारनामे का विरोध करना शुरू किया तो उन लोगों ने अचानक जो दंगे में घायल हुए थे उनके इलाज की बात करने लगे, उनके तमाम जो उनका रहना था उसकी बात करने लगे। तो इस तरह से पुलिस का ये दावा है कि अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग लोगों ने दंगों की साजिश रची और ये दंगे एंटी सीए की आड़ में रचे गए, जिसमें उमर खालिद, ताहिर हुसैन समेत कुल 15 आरोपी बनाए गए हैं और बाकी के लोगों के बारे में भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होनी है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और इन दंगों के दौरान एक तस्वीर आई थी जहां कपिल मिश्रा जो बीजेपी का नेता है वो डीसीपी के बगल में खड़ा होकर धमकी देता नजर आ रहा था कि 2 से 3 दिनों में इस रास्ते को खुलवाओ, नहीं तो हम उतर आएंगे सड़क पर। सवाल ये पूछा गया कि क्यों नहीं उससे पूछताछ हुई। अब एक लिस्ट सामने आई है कि क्या पूछा गया। सवाल था उत्तर पूर्वी दिल्ली का दौरा क्यों किया। कपिल मिश्रा का जवाब था उत्तर पूर्वी जिले में मेरा घर है, जो पेट्रोल पंप जलाए गए वो मेरे घर के पास है। सवाल फिर पूछा गया किस तारीख को दौरा किया, तो कपिल मिश्रा ने कहा मेरा घर वहीं, आने जाने का वक्त तय नहीं है। अगला सवाल था खुद ही मौजपुर गए थे। कपिल मिश्रा ने निजी तौर पर 3 से 3:30 बजे के बीच मौजपुर गया था। अगला सवाल मौजपुर जाने का उद्देश्य क्या था। जवाब रोड ब्लॉक होने से लोग परेशान थे, पुलिस तक उनकी समस्याएं पहुंचाने, पुलिस की मदद से रोड खुलवाने गया था। जाने से पहले डीसीपी से बात की थी। सवाल क्या 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाषण भी दिया था। कपिल मिश्रा कोई भाषण नहीं दिया, पुलिस को 3 दिन में रोड खुलवाने को कहा। 3 दिन में रोड नहीं खुली तो रोड खुलवाने को धरने पर बैठने की बात कही थी। अगला सवाल भाषण का उद्देश्य क्या था पूछा गया, तो जवाब था मैंने भाषण नहीं दिया, मेरा मकसद सिर्फ रोड खुलवाना था। अगला सवाल क्या भाषण की कोई कॉपी है। कपिल मिश्रा मैंने पहले ही कहा कोई भाषण नहीं दिया। अगला सवाल किसी और धरना स्थल पर भी गए। कपिल मिश्रा नहीं। सवाल क्या वहां अकेले गए थे। कपिल मिश्रा का जवाब हां, अकेले ही मौजपुर गया, मेरे पहुंचने से पहले भीड़ जमा थी। सवाल उस इलाके के बारे में क्या निजी राय है। कपिल मिश्रा ने कहा जाने से पहले डीसीपी सूर्या साहब से बात की थी, वहां 2:45 पर पथराव शुरू हो चुका था। जाफराबाद की तरफ काफी भीड़ थी, उन्हें पुलिस मुश्किल से रोक पा रही थी। मैं वहां 4:30 बजे तक रुका, मुस्लिम भीड़ पथराव कर रही थी। स्थानीय लोगों के फोन कॉल और फेसबुक पोस्ट पढ़ने के बाद पुलिस से सड़क खुलवाने का आग्रह करने गया था। डीसीपी साहब से कहा हम जा रहे हैं, आप रोड खुलवा दें, नहीं तो हम रोड खुलवाने धरने पर बैठ जाएंगे। शाम 4:35 पर वहां से निकल गया। अगला सवाल कितनी देर वहां रहे। कपिल मिश्रा का जवाब करीब 1 घंटा के करीब, यानी 3:30 से 4:30 बजे तक वहां रुका। सवाल क्या किसी ने आमंत्रित किया था। कपिल मिश्रा ने कहा नहीं, मैं फेसबुक पोस्ट पढ़कर गया था। यूपी की बात करते हैं। यूपी में अपराध की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज है। नया मामला गाजियाबाद का है, जहां घर में घुसकर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट को अंजाम दिया। बदमाश घर में रेलवे ट्रैक के सहारे घुसे और घर में रखे कैश और सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। यह वारदात थाना कविनगर क्षेत्र के
चिरंजीव बिहार का है। पुलिस लूट के बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अपने बयानों और हरकतों की वजह से विवादित मॉडल पूनम पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले ही पूनम हनीमून पर जाने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर सिंदूर और हाथ में चूड़ा पहने पति के साथ नजर आई थी। लेकिन अब शादी के 12 दिन बाद ही पूनम ने अपने पति सैम बॉम्बे पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। खबर है पूनम पांडे दक्षिण गोवा के गांव में शूट कर रही थी, जिस दौरान मारपीट की घटना हुई। पुलिस के अनुसार पूनम पांडे ने आरोप लगाया सोमवार रात उनके पति ने उन्हें मॉलेस्ट किया और उनके साथ मारपीट की। पति को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रेक के बाद लग्जरी गाड़ी में मस्ती से हवालात तक का सफर। बेंगलुरु में 2008 में हुए सीरियल धमाकों का भगोड़ा आरोपी 12 साल बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शोएब नाम का यह आरोपी धमाकों के बाद विदेश चला गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने पिछले साल उसे ढूंढ निकाला और सोमवार को जैसे ही वो देश लौटा उसे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब पिछले 12 सालों से पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार सोमवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया जैसे ही वो दुबई से वापस लौटा। एक आरोपी जिसने सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी, वह 2008 में धमाके के बाद से विदेश भाग गया था। पिछले साल सेंट्रल एजेंसी से हमें पता चला था। पुलिस ने शोएब को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शोएब पर आरोप है कि उसने 2008 में बेंगलुरु में हुए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग के साथ साथ न सिर्फ आतंकियों को असलाहा, बारूद और रहने का ठिकाना मुहैया कराया, बल्कि उनके भाग निकलने में भी मदद की। कुल 32 में से 22 आरोपी पकड़े गए थे। अब शोएब को मिलाकर कुल 23 गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 जुलाई 2008 में दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका हुआ और इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में 6 और यानी कुल 7 धमाके हुए थे और बाद में एक जिंदा बम कोरमंगला में निष्क्रिय किया गया। रिमोट डिवाइस से किए गए इन लो इंटेंसिटी धमाकों में कुल 20 लोग घायल हुए थे और एक की मौत हुई थी। मामला 12 साल पुराना है। हालांकि शोएब की फाइल तो पुलिस के पास है, लेकिन इस मामले की जांच से जुड़े ज्यादातर अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में पुरानी कड़ियों को नए सिरे से जोड़ने की चुनौती पुलिस के सामने है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के इस दौर में कई बिजनेस ऑनलाइन होने से हमारी जिंदगी आसान तो हुई है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में सोचिए जो साइबर क्राइम की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई शिक्षक और छात्र आए दिन साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। महामारी ने पूरी शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया है। अब ये बात अलग है कि ऑनलाइन दुनिया में भी लोग परेशान किए जाने और साइबर क्राइम के संकट से जूझ रहे हैं, खास तौर पर नौजवान। जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। जूम काफी लोकप्रिय था और छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने ऐप के मुफ्त संस्करण को प्राथमिकता दी, जिसमें सुरक्षा से जुड़े फीचर कम थे। जूम से जुड़े एक वाकये के बारे में मुझे पता है, जब एक शख्स ने छात्रों और शिक्षकों को परेशान किया। कई शिक्षक इस तरह के कॉन्फ्रेंस ऐप से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। Zoom was an immediate grab. Zoom सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था और ये शिक्षा संस्थानों के हिसाब से लचीला था। लेकिन कई बार लोग इसमें अजीबोगरीब नाम रखकर और अजीबोगरीब पहचान के साथ आते थे। सवाल सिर्फ अनुशासन के नहीं, बच्चों की हिफाजत के भी थे। मेरी क्लास में कुछ वाक़ये हुए जब छात्रों ने तेज संगीत चला दिया, शिक्षकों की आवाज कम कर दी और पूरे प्रेजेंटेशन पर काबू कर लिया। एक और समस्या जो मैंने देखी कि छात्रों ने सवालों के जवाब नहीं दिए। शिक्षकों को काफी परेशान होना पड़ा।
हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छे तरीके से ऑनलाइन काम करने के लिए हमने शिक्षकों के लिए वेबिनार का आयोजन किया। इसके साथ ही बदलाव के साथ चलने के लिए हमने ऑनलाइन छात्रों की काउंसलिंग भी की। इस तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए कई तरह के कानून हैं, लेकिन इनको सामने लाने का डर और इससे जुड़े स्टिग्मा को लेकर कई मामले सामने नहीं आ पाते हैं। नई दिल्ली से अरुण की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। अभिनेत्री पायल घोष ने बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। पायल घोष ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज करवाई। हाल ही में पायल ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ईडी ने अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मिर्ची की दुबई में 15 संपत्तियों को जब्त किया है, जिनमें मिडवेस्ट नाम का एक होटल भी शामिल है। बाकी 14 संपत्तियां रिहायशी और व्यावसायिक हैं। बताया जा रहा है कि इनकी कीमत 203 करोड़ रुपए के करीब है। ईडी इससे पहले करीब 573 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुका है। ईडी ने बीते साल 26 नवंबर को इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में कपिल वाधवान, धीरज वाधवान और हुमायूं मर्चेंट की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 आरोपी हैं मामले में। इस मामले में इकबाल मिर्ची, उसकी पत्नी और 2 बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। बीती रात यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ने नौझील मथुरा क्षेत्र में हाईवे पर टायर पंचर करने के बाद सवारियों को उतारकर लूटपाट और उनसे बदतमीजी करने वाले बावरिया गैंग को मुठभेड़ उसकी हुई। इसमें 50,000 का इनामी बदमाश रामू, जो बल्लभगढ़ का रहने वाला है, गोली लगने से घायल हो गया। रामू और उसकी गैंग ने यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे, हरियाणा और यूपी पेरिफेरल और केएमपी रोड पर कई वारदात को अंजाम दिया। रामू कुख्यात बबलू बावरिया गैंग का सदस्य है। बबलू अलीगढ़ में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने एक कार मैकेनिक को गिरफ्तार किया है, जो वर्कशॉप में आए मर्सिडीज कार में अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी एक दोस्त के साथ तफरीह के लिए निकला था। नशे में धुत मैकेनिक ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ सड़क पर जा रहे 3 लोगों पर कार चढ़ा दी। घटना 20 सितंबर की रात करीब 9 बजे की है। सराय काले खान के पास यह हादसा हुआ। तीनों घायलों का इलाज एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ऑटो चालक को चोट नहीं आई, लेकिन ऑटो को काफी नुकसान हुआ है। मैकेनिक का नाम आलम है और वो सिलमपुर में एक कार वर्कशॉप में काम करता है। आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कार से शराब भी बरामद हुई। यूपी में इन दिनों रजिस्टर्ड गैंग्स की पकड़ के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को लखनऊ के कई इलाकों में दबिश दी गई। गोमती नगर, विभूति खंड, अलीगंज, वजीरगंज के साथ शहर में कई अन्य जगहों पर माफियाओं के गुर्गों और वांटेड हिस्ट्री शीटर के घरों पर दबिश दी गई। दबिश में कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।